नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। काफी समय बाद आप लोग से मिल रही हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा मुझसे मिलकर। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जिसमें कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास्ट ईयर पेपर से लिए गए हैं। नए ट्रेंड को समझते हुए लिया गया है कि किस तरीके से आपके जो पेपर में क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आ रहा है, उसी तरीके से हम अपने मॉक टेस्ट में भी बदलाव करेंगे। तो क्लास ये जो टेस्ट है आपकी वो आरओ एआरओ परीक्षा, साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। जो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द हीट। यहाँ पे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात की गई है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो हैं वो आपके विद्युत जनित होते हैं या फिर नवीकरणीय होते हैं, गैर नवीकरणीय होते हैं या फिर ऊष्मा जनित होते हैं। 2023 में जो स्टूडेंट अपीयर किए थे उन्होंने, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2023 का, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। तो वहां पर जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे उनको कंफ्यूजन किन दो ऑप्शंस में हुई थी, बी और सी ऑप्शंस में हुई थी। ठीक है, वो लोग मेरे पास आए कि मैम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल होते हैं कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो ये कंफ्यूजन उन लोगों को हो रही थी, लेकिन ये कंफ्यूजन आप लोगों को अब कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक चीज याद रखिएगा, अगर हमने एक बार नॉन यूज कर लिया है तो दूसरी बार हम नॉन नहीं यूज करेंगे। अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं, मतलब एक बार नॉन आ गया है तो ये आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो एक बार नॉन आ गया है तो ये आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे, मतलब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होंगे। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। बी आपका सही उत्तर है। क्लास देखिए, जब भी हम ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं तो ये दो तरीके से हम इसको विभाजित करते हैं मुख्यतः। एक आपकी नवीकरणीय ऊर्जा होती है जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि अपने आप को क्या कर रही है? रिन्यू करती जा रही है। जैसे सूर्य की किरणें, सूरज रोज निकलेगा, हमें सूर्य की किरणें मिलेगी। तो सोलर एनर्जी जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का एग्जाम्पल है। विंड एनर्जी जो है नवीकरणीय ऊर्जा का एग्जाम्पल है। हाइड्रो एनर्जी की बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा जो है, जो कि आपके, जिसको कि हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं या फिर हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, तो ये आपके कोयला हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जिसमें कि आपके पेट्रोलियम आ गया, मिनरल्स आ गए, ये सब आपके क्या हो गए? ये आपके गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। ये आपके फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है और कुछ समय बाद ये खत्म भी हो सकते हैं। कोयला एक फिक्स अमाउंट में है, कोयला बनने में समय लगता है, तो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, कुछ समय बाद कोयला खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, जितने भी ऑयल एक्सट्रैक्ट होते हैं वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। तो ये आपके गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए। लेकिन याद रखिएगा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो आपके पारंपरिक स्रोत होते हैं और आपके नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो आपके गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं ऊर्जा के। ये चीज दिमाग में बना के रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, What is the theme of the International Day for the Eradication of Poverty for 2022 to 2023? यहाँ पर गरीबी जो है, जो पॉवर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। आप में से जो भी स्टूडेंट सिंसियर है और उनको लगता है कि मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस लिखूंगा, मेंस के बाद इंटरव्यू में अपीयर होऊंगा, तो अगर आपके पास समय है तो एक सेपरेट नोट बना लीजिए जहां पर गरीबी डालिए, पॉवर्टी डालिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी कमिटीज आपके फॉर्म हुई है, जितने भी रिकमेंडेशन है, सब एक जगह लिखिए। ठीक है, आपको पता है जब हम एसडीजी गोल्स की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो एसडीजी गोल में जो पहला गोल है वो क्या है? पॉवर्टी को खत्म करना, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। याद रखिएगा ये चीज क्लियर हो गई। अभी हम इस प्रश्न को पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम गरीबी से रिलेटेड और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्लास में बने रहिएगा और देखिएगा पॉवर्टी से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ। परीक्षा की दृष्टि से सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ये आपका था डिग्निटी फॉर ऑल इन अ प्रैक्टिस। ये तीनों आपका गलत था। थीम क्या था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। तो डी आपका सही उत्तर था।
अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपकी गरीबी से ही रिलेटेड है। इसमें सिंपल सा प्रश्न था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, परम गरीबी की डेफिनेशन को कब अडॉप्ट किया था? 1994 में, 1995 में, 1996 में कि 1997 में? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 1995 में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी गरीबी से रिलेटेड प्रश्न है। हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी? ठीक है, चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D, इसमें जो सही उत्तर है वो आपका है गुरनार्ड मिडल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो एक जगह लिख लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट जरूरी है कि चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी किसके द्वारा लिखी गई है? गुरनार्ड मिडल द्वारा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, वो क्या है? रूलिंग प्लान किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी गुरनार्ड मिडल द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब आप याद रखिएगा, आपसे पूछ ले द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी या फिर रोलिंग प्लान के बारे में पूछ ले, दोनों से रिलेटेड आपका कौन सा नाम होगा? गुरनार्ड मिडल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की बात की गई है, हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, विच वन इज करेक्ट? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? इनकम पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? क्लास जो भी प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये पास्ट ईयर्स में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये याद रखिएगा, यूएनडीपी ने जो कैटेगराइज किया है पॉवर्टी को, वो कैटेगराइज किया इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी में। ठीक है, तो दोनों ही आपका सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, द कॉन्सेप्ट ऑफ विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? अब यहाँ पर जब हम निर्धनता का दुष्चक्र की हम बात करते हैं तो ये चीज आप अपने पेपर में एज इट इज बना भी सकते हैं। अगर आपको गरीबी से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और उनके कारणों के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके से विशेष सर्कल बना भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। निर्धनता का दुष्चक्र, जिसमें कि बोला जाता है पॉवर्टी जब होती है, गरीबी होती है तो प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम लोगों के पास कम आएगी, लोगों के पास जेब में कम पैसा होगा तो डिमांड, उनकी जो डिमांड है वो भी कम होगी। जब उनकी डिमांड कम होगी तो कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर प्रोडक्शन आपका कम होगा। तो ये एक सर्किल है। ठीक है, ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है गरीबी का। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछेगा प्रीलिम्स के में तो आपका सही उत्तर क्या है? नर्से द्वारा दी गई है। बी आपका सही उत्तर है। ये चीज भी याद रखिएगा। तो क्लास ये सारे जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ ये प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए हैं और मेंस में भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एज पर द एस्टिमेट ऑफ प्लानिंग कमीशन, अब तो आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। Which state had the highest number of poor people living below the poverty line on 2011 to 12? तो बोला गया है कि कहां पर सबसे ज्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, नंबर्स में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है बताइए? उत्तर प्रदेश की है। तो अब यहाँ पर अगर हम जनसंख्या नंबर की बात कर रहे हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? इसमें देखिए मध्य प्रदेश दिया है, बिहार दिया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दिया है और महाराष्ट्र दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? सी। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या है। अब आप लोग याद भी रख लीजिएगा, अगर आपको मेंस में कभी लिखना है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में आपका कोई प्रश्न पूछे गरीबी से रिलेटेड तो आप लिख सकते हैं 598.19 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं। Which among the following in India is the nodal agency for estimation of poverty at the national and state level? तो कौन नोडल एजेंसी है जो कि गरीबी क्या अनुमान करती है, एस्टिमेशन करती है? तो यहाँ पर देखिए क्लास फाइनेंस कमीशन दिया है, रूरल दिया है, होम मिनिस्ट्री दिया है, प्लानिंग कमीशन दिया है। मैं अभी हमने डिस्कस किया नीति आयोग करती है, अब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर नीति आयोग आपसे पूछा जाएगा, ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये भी आपका प्रीलिम्स से पूछा गया प्रश्न है।
Poverty is regarded as a social problem, which was the outcome of a survey research on the poverty in London. Who was the scholar of this research? निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना जाता है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। तो इसके शोधार्थी कौन है, रिसर्चर कौन है, पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो है वो आपका क्या है, ये महाशय जो मतलब ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं फोटो इसलिए लेके आई हूं ताकि आपको याद रहे। तो ये आपकी है चार्ल्स बूथ। तो चार्ल्स बूथ का नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, चार्ल्स बूथ से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि इनका एक वर्क है लाइफ एंड द लेबर ऑफ द पीपल इन द लंदन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है परीक्षा में आने वाले समय में आपसे ये पूछ ले, जैसे इस तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में ये प्रश्न ना पूछे कि पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम, इस तरीके का स्टेटमेंट ना दे के आपसे पूछ ले सीधे लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे चार्ल्स बूथ का नाम। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। अगला हम प्रश्न देखते हैं, इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड। अब आपको पता है जब भी हम पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करते हैं, इसको किसने लिखा था, इसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और ये आपकी कब पब्लिश हुई है, 1901 में। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अब दादा भाई नौरोजी आ गए हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करना जरूरी है। देखिए क्लास, अगर हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स के बाद मेंस की बात करें तो वहां भी पर्सनालिटी से रिलेटेड डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे सर सैयद अहमद खान के बारे में आप बताइए। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कि आपसे कभी दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले, गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले। तो आप कुछ जो पर्सनालिटीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जरूर याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनते हैं, तो मेंस के लिए भी तैयार रखिएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, ये दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड था, जो कि परीक्षा में पूछा गया था स्टेटमेंट के फॉर्म में। किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग। किसने ये स्टेटमेंट दिया है ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो किंग्स आर मेड फॉर अ पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये स्टेटमेंट दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए, वह एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और भौतिक के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ये एकदम सही है, तो याद रखेगा। तो एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और भौतिक दोनों के प्रोफेसर थे ये, और नियुक्त होने वाले जो आपके पहले भारतीय भी थे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उन्हें 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, रस्त गोफ्तार की शुरुआत गुजराती में किनके द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये चीज याद रखिएगा, ये एक गुजराती पत्रिका है। ठीक है, अब पेपर में क्या करते हैं, उनको पता है कि इस पत्रिका का कई एडिटर कौन है, इनका नाम बच्चों को पता है, तो पूछते थे किस लैंग्वेज में है, तो ये याद रखिएगा, ये एक गुजराती पत्रिका थी। ठीक है, रस्त गोफ्तार। फिर इसके बाद उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, नहीं, उन्होंने 4 बार नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को। अब क्लास फिर हम आते हैं गरीबी पे। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। देखिए मेंस की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते चलिए। अभी प्रीलिम्स की डेट नहीं पता है, तो पढ़िए इस तरीके से ना कि मेंस भी थोड़ा थोड़ा तैयार रहेगा ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि गरीबी से रिलेटेड नोट्स बना लीजिए, जरूर बना लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इसी तरीके से पर्सनैलिटी से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पास्ट ईयर्स के मेंस के पेपर देखे हैं तो आप दादा भाई नौरोजी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इन सब से रिलेटेड चीजें कुछ एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनसे रिलेटेड। इससे क्या होगा, आपका मेंस भी तैयार होगा, साथ ही साथ अगर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अब हम देखते हैं, तेंदुलकर कमिटी हैज एस्टिमेटेड दैट इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज। अब देखिए मेंस का आंसर आप लिख रहे हैं तो आपने तेंदुलकर कमेटी के बारे में बता दिया, तो थोड़ा सा आपका आंसर और अच्छा हुआ ना। और आपने बता दिया कि तेंदुलकर कमेटी ने कितना एस्टिमेट किया था कि कितनी पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है, थोड़ा और अच्छा आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका कितना है, 37.2%। तो बी आपका सही उत्तर है।
अब यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करूंगी मैं कि तेंदुलकर कमेटी ने बताया था कि अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें परसेंटेज में, तो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो आपकी यहाँ पर है वो 41.8% है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। और अगर हम अर्बन की बात करें तो वो 25.7% है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन अ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली, ठीक है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की बात की, यहाँ पे कैलोरी पे बेस्ड की बात की, तो यहाँ पर अलग कमिटी है, लकड़वाला कमिटी है, तेंदुलकर कमिटी है और रंगराजन कमिटी है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका अलग कमिटी, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर क्लास अब हम कमिटीज को एक बार डिस्कस करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम गरीबी की बात कर रहे हैं तो प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन की अगर हम बात करें, पहली बार गरीबी का एस्टिमेशन किसने किया था भारत में, ठीक है, इंडिपेंडेंस के भी पहले, तो अभी हमने डिस्कस किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में आपका पब्लिश हुआ था, आपके परीक्षा में पूछा गया है, उसमें इन्होंने पहली बार गरीबी की बात की थी और उन्होंने कहा था 16 रुपए से 35 रुपए पर कैपिटा पर ईयर जो आपके जो लोग कमा रहे हैं इस रेंज में, वो आपके क्या है, वो आपके गरीबी रेखा के, मतलब 35 से कम है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है, ये चीज वो गरीब है, ठीक है, गरीब है, आप ऐसे समझिए। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 1938 में, ये याद रखिएगा, 1901 की बात करें, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि आपके परीक्षा में क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न भी बन रहे हैं, हो सकता है क्रोनोलॉजी में लगाने को बोल दे, तो याद रखिएगा 1901 दादा भाई नौरोजी क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1938 याद रखिएगा नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, जिसके की चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने क्या बोला था, 15 से 20 रुपए पर कैपिटा पर मंथ की बात की थी, ये चीज याद रखिएगा, जो इससे कम कमा रहे हैं वो आपके गरीब है। फिर उसके बाद बॉम्बे प्लान आया 1944 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन लोगों ने गरीबी के एस्टिमेशन की बात की थी कि आपके बिफोर इंडिपेंडेंस है, क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1962 में एक वर्किंग ग्रुप आया, ठीक है, कुछ ग्रुप आया जिन्होंने गरीबी के एस्टिमेशन की बात की। उसके बाद यहाँ पे 1972 में दांडेडकर और एन रथ ने गरीबी एस्टिमेशन किया। फिर उसके बाद 1979 में एक टास्क फोर्स बिठाई गई, जिसको कि हेड किसने किया था, वाईके अलख ने किया था। और यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपसे पूछा है कि कैलोरी पे बेस्ड, न्यूट्रिशन पे बेस्ड गरीबी का आकलन सबसे पहली बार किसने किया था, तो वाईके अलख ने किया था, ये चीज याद रखिएगा। 1993 में लकड़वाला कमेटी आई, फिर उसके बाद 2009 में तेंदुलकर कमेटी आई और 2014 में रंगराजन कमेटी आई। ये चीज याद रखिएगा क्लास, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को बोल देगा आपको कमेटी को, ठीक है, आपको अलग कमेटी दे देगा, लकड़वाला कमेटी दे देगा, तेंदुलकर कमेटी दे देगा, रंगराजन कमेटी दे देगा। तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आपका अलग कमेटी है, फिर लकड़वाला है, फिर तेंदुलकर है, फिर रंगराजन कमेटी है। ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये कमिटीज। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम तेंदुलकर कमेटी की बात करते हैं तो तेंदुलकर कमेटी का जो एक एस्टिमेट था, ये बता दूं, इन्होंने बोला था कि अगर 816 पर कैपिटा पर मंथ की हम बात कर रहे हैं, इससे कम कोई कमा रहा है तो वो आपका क्या है, गरीब है। किसमें, रूरल में, ठीक है। और अगर शहर में, अर्बन में वो 1000 से कम कमा रहा है पर मंथ की हम बात कर रहे हैं, पर कैपिटा पर मंथ, तो वो गरीब है। तो रूरल के लिए 816 और अर्बन के लिए इन्होंने 1000 की बात की थी पर कैपिटा पर मंथ, ये चीज जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर रंगराजन कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया था। इन्होंने रूरल के लिए 32 रुपए से इंक्रीमेंट किया था और अर्बन के लिए 26 रुपए से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, 972 रुपीज अगर कोई रूरल में कमा रहा है, इससे कम कमा रहा है, कम, ठीक है, तो वो गरीब है। और अगर कोई 1407 रुपए से कम कमा रहा है अर्बन में, तो वो गरीब है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि गवर्नमेंट डिड नॉट टेक अ कॉल ऑन द रिपोर्ट ऑफ रंगराजन कमेटी, ये भी चीज याद रखिएगा। लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तेंदुलकर कमेटी जो बैठी थी, उन्होंने अर्बन और रूरल के लिए क्या एस्टिमेट दिया था, तो 816 और इधर आपका 1000, ठीक है। और जब हम बात करेंगे रंगराजन कमेटी की तो आप याद रखेंगे 972 और 1407, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट वन, यहां पर देखते हैं दो स्टेटमेंट दी गई है, वही एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है ये। तो यहां पर क्या बोला गया है, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न ड्यूटी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में एक कंसर्न है, हमने एसडीजी गोल में सबसे पहला जो टारगेट रखा है वो गरीबी उन्मूलन की बात की गई है, पॉवर्टी को खत्म करने की बात की गई है, एकदम सही है। स्ट्रैटेजिकली देयर वाज अ लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इशू गॉट द मोमेंटम। ठीक है, रणनीतिक रूप से या लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली, एकदम सही है ये। तो एजर्शन रीजन दोनों सही है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सही है। अगला देखते हैं, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहला दिया गया प्रमुख गणना अनुपात, जिसको कि हम हेड काउंट रेशियो कहते हैं। दूसरा है कैलोरी का सेवन। अभी हमने देखा कि अलग कमिटी के बाद जितनी भी कमिटीज आई उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अगर कोई इतने कैलोरी का कंजप्शन करता है, 2100 या समथिंग ऐसे था, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा, तो वो इससे कम करता है तो गरीब कहलाएगा, नहीं तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। तो कैलोरी पे बेस्ड किया। ठीक है, फिर आपका है घरेलू उपभोग व्यय, मतलब हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और आखिरी है पर कैपिटा आय। तो यहां पर मैं बता दूं आपको कि भारत में जब हम गरीबी की बात करते हैं, अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर हम प्रमुख गणना अनुपात हेड काउंट रेशियो लेते हैं, कैलोरी इनटेक लेते हैं और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेते हैं, पर कैपिटल इनकम की बात नहीं करते हैं। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और कभी मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी कमिटीज की बात कर रहे हैं हम, जो भी हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका दिया गया ऑस्कर लुइस द्वारा, फिर गुरनार मेडल द्वारा, फिर आशीष बोस या फिर अमृत सेन द्वारा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है वो ऑस्कर लुइस द्वारा दिया गया है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी क्या है, एक गरीब है, ठीक है, उसका बेटा गरीब है, उसका बेटा भी गरीब है। तो यहाँ पर जब बच्चे गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सोच ही हो जाती है कि हम गरीब ही रहेंगे, हम इससे ज्यादा नहीं पा सकते। ये है कल्चरल पॉवर्टी, ठीक है, और इसे ही हमें ब्रेक करना है। और जब हम इससे ब्रेक करेंगे तो जो हम साइकिल की बात करते हैं, विस्कस साइकिल की बात करते हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं ब्रेक कर पाएंगे। तो देखिए क्लास, जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं, अगर प्रश्न में पूछे एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, तो आप कल्चरल पॉवर्टी की भी बात कर सकते हैं और लिख सकते हैं ऑस्कर लुइस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था और इसमें यह बोला गया था गरीब का बच्चा गरीब है, कहीं ना कहीं उनकी सोच भी वैसी हो जाती। तो इस चीज को हमें ब्रेक करना है। तो देखिए आपका मेंस का भी आंसर इफेक्टिव होगा। इसीलिए जब भी प्रीलिम्स की बात करें और ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं तो 2 मिनट का समय लेके गूगल करिए। ठीक है, ऐश्वर्या मैम पे मत डिपेंड रहिए, गूगल करिए, देखिए क्या बोलना चाह रहा है और उसको अपने मेंस के लिए जो एक अलग से सेपरेट नोटबुक बनाई होगी ना, वहां पर लिख लीजिए कि कभी गरीबी से रिलेटेड या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड चीज पूछेगा और वहां पर मैंने गरीबी को एक मुद्दा रखा तो वहां पर मैं बताऊंगी और वैसे ही इंटरव्यू में अगर हमसे पूछेगा तब भी हम बता सकते हैं ये सब चीजें। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी पढ़ाई करें। अब देखिए यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 की बात की गई है, एसडीआर रिपोर्ट की, जो कि अगर मेंस में लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि एसडीआर ने 1997 में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एचपीआई इंट्रोड्यूस किया था। तो याद रखिएगा कब, 1997 में एचपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को, जो कि आगे चलकर आपको एचपीआई को रिप्लेस कर दिया गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, एचपीआई एमपीआई से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए कितनी अच्छी चीज है, एमपीआई से रिप्लेस हो गया, ये 1997 की बात है। अब यही पूछा गया कि एमपीआई से कब इसको रिप्लेस किया गया, तो ये 2010 में इसको रिप्लेस किया गया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लास देख लीजिए, जब भी हम मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं गरीबी को लेकर। आपने परीक्षा में भी इस तरीके से बना सकते हैं, मेंस में दिख रहा है ना, आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो आप बनाएंगे 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, जिसमें कि आप हेल्थ बताएंगे, एजुकेशन बताएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बताएंगे। आपको पता है जो हेल्थ है वो हमारी बेसिक नीड है ना,
बेसिक नीड में खाना आएगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा भोजन मिलेगा, सब चीज मिलेगा, तो आपका हेल्थ अच्छा होगा ना। जब तक स्वास्थ्य नहीं, सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य है ना। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ सबसे पहले, हेल्थ में न्यूट्रिशन आ गया, चाइल्ड मोरालिटी आ गया, ठीक है। एजुकेशन की बात करते हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग आ गया, स्कूल अटेंडेंस आ गया। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे, कुकिंग फ्यूल आ गया, सैनिटेशन आ गया, वाटर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, फ्लोर आ गया और एसेट्स आ गया। तो ये 10 इंडिकेटर्स भी आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। इसको एज इट इज बना सकते हैं, मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, आप लिखेंगे तो ये सब चीजें आपके आंसर्स को और अच्छा बनाते हैं। तो देखिए हम लोग टेस्ट सीरीज में अब क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही रहे हैं और एक टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं हम वो भी डिस्कस करें, साथ ही साथ हम मेंस में किस तरीके से फ्लो चार्ट बना के अपने आंसर्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं वो भी डिस्कस करें। तो ये 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी रट डालिएगा, ठीक है। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि एचडीआर की रिपोर्ट 1997 में इन्होंने एचपीआई की बात की और 2010 में इसको एमपीआई से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो परीक्षा में बना, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है? हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इनमें से कौन सा? खाली 1, खाली 2 या 3, खाली वो? अभी हमने डिस्कस किया, इसमें आपकी हेल्थ भी होती है, रट डालिए क्लास, हेल्थ भी होती है, एजुकेशन भी होती है, लिविंग स्टैंडर्ड भी होती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है टेस्ट में कि पहले आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, आप बताते 1972। अब पूछ लिया जाता कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में खाली हम फ्लोरा फना की बात करते हैं कि खाली फना की बात करते हैं कि हम सब चीजों की बात करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ है तो लोगों, आधे बच्चे सोचेंगे कि खाली जानवर की बात हो रही, नहीं, पेड़ पौधे जानवर पूरे जंगल की बात हो रही है, हैबिटेट की भी बात हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग स्कीम फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों की जिम्मेदारी है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके मेंस में पूछा जा सकता है, ये आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मैं आपको बताऊं। तो अब पढ़ लीजिएगा। अभी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया इसमें बोला गया कि कौन सा आपके नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है। अगर आप देखेंगे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें हम नेशनल फैमिली बेनिफिट्स स्कीम की भी बात करते हैं, हम अन्नपूर्णा स्कीम की भी बात करते हैं, लेकिन महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसमें नहीं है, सी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ये देखिए क्लास आप, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि एनएसएपी प्रोग्राम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, हो सकता है आने वाले परीक्षा में पूछ ले, रूरल मिनिस्ट्री के अंडर, अर्बन मिनिस्ट्री के अंडर, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, किस भी ऐसे आपको दे दे, तो आप क्या बताएंगे? ये रूरल मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये आपकी लॉन्च कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। यूपी पीसीएस पूछ लेता है, ये याद रखिएगा। और इसमें आपके 5 स्कीम्स आपकी हैं, ठीक है। वो 5 स्कीम्स कौन कौन से हैं आज याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है, हो सकता है अगली बार इस तरीके से पूछ ले आपसे, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन योजना स्कीम जो है वो इसके अंडर में है, विडो पेंशन स्कीम जो है वो इसके अंडर में है, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम जो है वो इसके अंडर में है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो है वो इसके अंडर में है और अन्नपूर्णा भी इसके अंडर में है। तो आप याद रखिएगा पेंशन, किनके पेंशन की बात की गई है? ओल्ड एज की, ठीक है, फिर विमेन्स की बात की गई है, जो डिसेबल है, ठीक है, दिव्यांग है, उनकी बात की गई है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम की बात की गई है और अन्नपूर्णा की बात की गई। ये आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर आता है। अब एक चीज याद रखिएगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो था ना वो आपका किस लिए आया? अगर हम देखें अपने डीपीएसपी को, राज्य के नीति निदेशक तत्व को, तो वहां पर 2 आर्टिकल आपके हैं, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42। तो उसमें क्या बोला गया अनुच्छेद 41 और 42 में? देखिए, बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बुढ़ापा, बीमारी और
विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना, ये आपका 41 आर्टिकल है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आया। साथ ही साथ 42 में क्या कहा गया है, राजकाम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। तो इन दोनों आर्टिकल्स को प्रमोट करने के लिए आपका एनएसएपी आया था। तो ये आपके अगर इंटरव्यू में पूछा गया तब भी आपके लिए बेनिफिट होगा। आप मेंस के आंसर्स में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम वल्नरेबल सेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हमारे भारत में अभी करंट क्या सिनेरियो है, किस तरीके से हम उनके ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको बोल दिया गया कि दिव्यांग से रिलेटेड लिखिए, तब भी आप यहाँ वहां पर मेंशन कर सकते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। यहाँ पर हमने स्पेशल पेंशन की बात की है दिव्यांग के लिए, विडो की बात की गई, विमेन्स की बात की गई, तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ओल्ड एज की बात की तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सोचिए और एक जगह नोट बनाते हुए चलिए। यहाँ पे आर्टिकल 41 और 42 को प्रमोट करने के लिए एनएसएपी आपका आया था, याद रखिएगा, जो कि आपके रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्कीम जिसके अंडर है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तो आपका एक स्पेसिफिक पेपर ही आ गया है, तो उत्तर प्रदेश भाई अच्छे से पढ़ो, छोड़ने की गलती मत करना। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, सब पढ़ो। तो देखो अब पेपर की डिमांड क्या थी, ये भी आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का प्रश्न था। तो थोड़ा सा वो चाहते थे कि आपको उत्तर प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है, कितना परसेंटेज है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न आपका आएगा मेंस में, तब भी आप ये आंसर लिखोगे। तो अभी प्रीलिम्स में ही तैयार कर लेते हैं मेंस और प्रीलिम्स का, दोनों का। ठीक है, तो यहां पर दिया गया फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में है जो है वो 12.8% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। और जो डिस्ट्रिक्ट आपके जौनपुर, गाजीपुर, बलिया है, वहां पे कोई भी फॉरेस्ट नहीं है। तो क्लास थोड़ा सा नो फॉरेस्ट, तो ये थोड़ा लिखा होता कम फॉरेस्ट है, थोड़ा सा फॉरेस्ट है, थोड़ा सा ही लैंड है, तो सही भी मानते नो फॉरेस्ट। तो ये तो आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। यहां पर आपका सही उत्तर डी है। ठीक है, क्या पूछा गया है, करेक्ट आंसर नहीं, तो करेक्ट आंसर पूछा गया ना, तो बी हो जाएगा। ठीक है, नीदर 1 नॉर 2, तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। यहां पर देख लेते हैं हम, अगर हम उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात करें तो याद रखिएगा 6.15 को भी ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो 6 के करीब है, तो 6। ठीक है, तो 6.15 रट लो, मेंस में भी काम आएगा 6.15। ठीक है, अगर हम वनावरण की बात करें, अगर हम वृक्षावरण की बात करें तो 3.08, तो उसी का आधा, वनावरण 6.15, उसका आधा कर लो 3 के अप्रोक्स। वृक्षावरण की बात करें तो 3.08। ठीक है, यहां पर देखें, अगर उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो उसमें 9.23 ही आपका वन क्षेत्र है। इसी वजह से हम क्या बोला, यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे 12.8 दिया गया था, 9.23 है। ये चीज याद रखिएगा, इतना याद रहेगा ना आपको। तो अगर आपको ये याद है कि अप्रोक्स 6.15 है और यहाँ पे 3.0 समथिंग है, तो आप 9 के अप्रोक्सीमेटली कर लोगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन ये डेटा याद रखिएगा, परीक्षा में रिपीट भी हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो वो कौन कौन सा है, भदोई है, मऊ है और मैनपुरी है। बोलिए मेरे साथ, भदोई है, मऊ है और मैनपुरी है, याद रखिएगा। यहां पर जबकि अगर हम न्यूनतम 1% की अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो भदोई, मैनपुरी और देवरिया, ये चीज याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो दोनों में प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में आपका भदोई पहले नंबर पे है। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो भदोई, ठीक है, फिर मऊ, फिर मैनपुरी। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो भदोई, मैनपुरी और आपका क्या हो गया, आपका हो गया देवरिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम यहां पे देखिए, आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में डी को सही माना था, लेकिन नहीं, बाद में ये बी आपका सही है, बाद में उसको सही किया गया। अब यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश का वन आवरण मानचित्र, अब आप पेपर में इस तरीके से बना सकते हो। तो यहां पर देखिए ये जो एरिया है क्लास, यहां पर आपको डार्क ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिख रहे होंगे ना, पीलीभीत, खेरी में, इधर श्रावस्ती में, ठीक है, बलरामपुर में, ठीक है, सिद्धार्थनगर में और इधर महाराजगंज में थोड़ा डार्क
क्या है, ग्रीन कलर के स्पॉट है। मतलब यहाँ पे जो आपके फॉरेस्ट है ना, वो आपके अत्यंत सघन वन है, मतलब डेंस फॉरेस्ट है इधर की तरफ, इधर आप याद रखिएगा। फिर इधर की तरफ अगर हम आएंगे सोनभद्र, चित्रकूट, ललितपुर, तो इधर आपको अत्यंत सघन भी थोड़ा सा दिखेगा और समान सघन वाले फॉरेस्ट भी दिखेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे करके। इधर सहारनपुर, बिजनौर, आपको पता है ये आपका तराई बेल्ट भी है, ठीक है। इधर आपका इधर वाला जो रीजन है, इधर उत्तराखंड और नेपाल वाला बॉर्डर आता है, तराई रीजन भी इधर है। मच्छर, इंसेफेलाइटिस, गोरखपुर, सब याद रखिएगा, इंटरव्यू में आपको बताना पड़ेगा सब। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो बताइए किसमें? हमारे डीपीएसपी में, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, फंडामेंटल राइट में, केवल मूल कर्तव्यों में? तो बता दीजिए किसमें? दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों में हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और, ठीक है, सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, भारत के संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, ठीक है, संशोधन किया गया 1976 में, जिसके द्वारा एक आर्टिकल ऐड किया गया 48A, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 48A जो है वो क्या है, तो आप बताएंगे 48A जो है, इसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ठीक है। उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, पर्यावरण की, वन जीव की, वनों की प्रोटेक्शन की। ये डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। और 48A आर्टिकल जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगर हम बात करें किसकी, हम 51A में जी की बात करें, आपको पता है 51A जो है वो क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में। किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। ये सब चीजें याद रखिएगा। तो यहां पर जब जोड़े गए थे तब 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। ये सब चीजें याद रखना है आपको। यहाँ पे याद रखिए कि 51A जी जो है के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। तो स्टेट को भी निर्देश दिए गए हैं और सिटीजन्स को भी निर्देश दिए गए कि हमारी भी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल, फॉरेस्ट सबको प्रोटेक्ट करें, लेक को, सब चीजों को। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, एज पर द Indian State of Forest Report 2021, which of the following state has registered the maximum increase in the forest cover during the last 2 years? क्लास, अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हमने उत्तर प्रदेश स्टेट से स्टार्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में कितना है, तो मैंने आपको बताया। आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे 6 अप्रोक्सीमेटली 6.15, फिर आप 3 याद रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल आपको मिल जाएगा 9 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। याद रहेगा यहाँ पे 3.08 अप्रोक्सीमेटली है, तो ये 23 हो जा रहा है 9.23 के अप्रोक्स। अगर मुझे कंफ्यूजन नहीं हुई होगी तो, मुझे भी भूल जाता है नंबर, तो यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कितने क्या फॉरेस्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में किन राज्यों में पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया है, असम दिया, अरुणाचल प्रदेश दिया, केरल दिया है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका है आंध्र प्रदेश, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके परीक्षा में पूछे कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, तो आप क्या याद रखेंगे? मकॉम याद रखेंगे। मकॉम, माँ कॉम कर रही है, मम्मी कंघी कर रही है, मकॉम, ठीक है, माँ कॉम कर रही है। तो सबसे पहले एम स्टैंड फॉर द मध्य प्रदेश, ए स्टैंड फॉर द अरुणाचल प्रदेश, सी स्टैंड फॉर द छत्तीसगढ़, ओ स्टैंड फॉर द उड़ीसा एंड एम स्टैंड फॉर द महाराष्ट्र। ये चीज याद रखिएगा। अब एम मकॉम याद करके चले गए परीक्षा में कि मैम ने मकॉम बताया, मकॉम याद है, पूछ लिया। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, अब बोल दिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय। अब बाल खुजलाते रहना।
कि यहाँ पे क्या था, महाराष्ट्र था कि मध्य प्रदेश था कि मेघालय था कि मिजोरम था। तो याद रखिएगा, जब हम लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर मिजोरम है, फिर आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज्यादा हैं आपके, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर परसेंटेज की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये आपके, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। अब यहाँ पर स्टेट शोइंग अ सिग्निफिकेंट गेन इन द फॉरेस्ट, तो अभी हमने देखा सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में तेलंगाना वो हमारी मतलब ऐसे बगल में उड़ीसा है, फिर कर्नाटक, झारखंड, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, गेन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। और लॉस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लॉस देखा गया अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में। अब क्लास यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट शोइंग द लॉस इन द फॉरेस्ट कवर, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्यों इतना लॉस दिखा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, जूमिंग कल्टीवेशन के बारे में। वहां पर क्या होता है, एक फॉरेस्ट लेते हैं, उसको काटते हैं, क्लियर करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करते हैं, खेती करते हैं। जब वहां की मिट्टी की जो उपजाऊपन है, इरोजन है, मतलब वो सॉइल इरोड हो जाएगी, मतलब उपजाऊपन उसका खत्म हो जाएगा, तो उस जगह को छोड़ के फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जंगल काटेंगे, फिर वहां पर। और फॉरेस्ट फायर कई रीजंस होते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। पेपर में मीन्स में ऐसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं कि क्या रीजन है। यहाँ पर जो हम स्टेट्स देख रहे हैं, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा आपके फॉरेस्ट लॉस शो कर रहा है। तो एक आप जूमिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये कितना अच्छी है पढ़ाई, हर चीज से कनेक्टेड है, प्रीलिम से मेन से इंटरव्यू। फिर ऐसे एक दिन इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे जब पैनल पूछेगा तो आपको सब पता रहेगा। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम्स ऑफ द संस्कृत बुक कलेक्टेड बाय द फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ द नागरकोट। तो ये एक अलग सा प्रश्न था, पहली बार पूछा गया था। अगर पेपर में नहीं आता था तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, पेपर में कुछ प्रश्न आप छोड़ भी सकते हैं, आप इस प्रश्न को छोड़ सकते थे। लेकिन अब ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया है तो नया प्रश्न नहीं कहलाएगा। तो मेरा और आपका कर्तव्य क्या है कि अगर नहीं भी आता है तो रट डालो, क्योंकि अगर बाई चांस रिपीट हो गया तो हम तो नहीं गलत करके आने वाले। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 300 वॉल्यूम ऑफ संस्कृत बुक जिसको कि फिरोज शाह तुगलक के समय में ट्रांसलेट किया था, किसने किया था, वो थे आपके अजीजुद्दीन खान ने। ठीक है, अजीजुद्दीन खान ने भी, ठीक है, ड्यूरिंग द नागरकोट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर असल में बात क्या थी कि ये जो फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट के खिलाफ चढ़ाई की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने राजस्व देने से मना कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक ज्वालामुखी मंदिर है। कुछ लोग कहते हैं जैसे फिरोज ने उस स्थान के ज्वालामुखी मंदिर को भी नष्ट कर दिया था और वहीं पर इन्होंने बहुत सी मूर्तियां भी तोड़ी थी। फरिश्ता के अनुसार उसने मंदिर की मूर्तियां भी तोड़ी थी, ये चीज आप याद रखिएगा। और सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से ही 300 संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया था और इसी को उन्होंने क्या बोला था, जो 300 इसको, कि आप इसका फारसी में अनुवाद करिए। किसको बोला था? अजीजुद्दीन खान को बोला था। और इसका फारसी अनुवाद क्या कहलाता? दलील फिरोज शाही शीर्षक रखा गया। तो अब क्या क्या याद रखना है परीक्षा में, अगर ये प्रश्न ऐसे पूछा जाए या फिर इनडायरेक्टली पूछा जाए, अगर रिपीट हो तो हम ना गलत करके आए। तो आप क्या याद रखेंगे कि अजीजुद्दीन खान ने वो जो 300 इन्होंने संस्कृत की पांडुलिपि फिरोज शाह तुगलक को मिली थी, नागरकोट की चढ़ाई करते हुए कहां से? ज्वालामुखी मंदिर से उसको ट्रांसलेट किया था और उसका नाम क्या रखा था? दलील फिरोज शाही। ठीक है, तो परीक्षा में अगर पूछा गया कि दलील फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा है तो आप क्या बताएंगे? अजीजुद्दीन खान द्वारा। तो एक जगह लिख लीजिएगा दलील फिरोज किसके समय में लिखा गया है? फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखा गया है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हालांकि ईश्वर प्रसाद के अनुसार, ईश्वर प्रसाद ने बोला है, लेखक है, कि फिरोज ज्वालामुखी मंदिर को जीतना चाहता था और नगरकोट पर उसके आक्रमण के पीछे का उद्देश्य ये था। ये जो बोला गया है कि राजस्व वो लोग नहीं दे रहे थे, इस वजह से उसने चढ़ाई की थी, ये एक मेन रीजन नहीं था। वो क्या चाहता था? वो ज्वालामुखी मंदिर को जीतना चाहता था, इसी वजह से उसने मूर्तियां भी तोड़ी थी वहां पर। चलिए,
अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्लास ये जरूर याद रखिएगा, दलीले फिरोज शाही। दलीले फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? अजीजुद्दीन खान द्वारा। परीक्षा में इस तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है मैच द कॉलम में आपको दलीले फिरोज शाही दे दे, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन भी मैच द कॉलम का आपको पता है तो थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है, हेल्प मिलती है। चलो, रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? The effect of economic development on the population growth, the effect of the population growth in the economic development. आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। देखिए क्लास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इफेक्ट आपका दिखेगा पॉपुलेशन ग्रोथ पे, और पॉपुलेशन ग्रोथ का भी इफेक्ट आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे दिखेगा। तो यहां पर आपका दोनों ही सही होगा, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर दिखेगा। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से आखिरी में। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए क्लास, अगर ये आपको नहीं पता था तब भी आप इसको कर सकते थे। कैसे? यहां पर देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, अंगीकृत और अधिनियमित की बात की गई है। फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की बात की गई है और संविधान सभा के प्रथम बैठक की बात की गई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो संविधान सभा की सबसे पहले बैठक होगी, ठीक है। उसके बाद उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे। फिर ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो क्या करेंगे? संविधान को बनाएगी, ठीक है, अंगीकृत करेगी और फिर उसके बाद ही तो इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए 4, 1, 2, 3 ये आपका सही उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी वो आपके 1946 में हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 में बनी थी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट करने की बात करें, इनैक्ट करने की बात करें, तो बन के तैयार ये हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो देखो यही आपका सही उत्तर है, बी, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक डेट एकदम से याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके मेंबर्स कौन कौन से थे। यहां पर ये आपको दिया गया था और इसमें बोला गया था खाली 1, खाली 2, खाली 2, 3, 4। तो इसमें क्या बोला गया? हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? देखिए एन गोपाल स्वामी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण स्वामी अय्यर भी जो थे वो मेंबर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, याद रखिएगा। संविधान प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे। संविधान प्रारूप समिति के जो मेंबर थे वो आपको पता है, आपके सबसे पहले आप याद रखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर थे, ठीक है। इसकी पहली मीटिंग आपकी कब बनी? ये आपका याद रखिएगा 29, ये याद रखिएगा कब अपॉइंट की गई थी? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, याद रखिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट है। BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। कृष्ण स्वामी अय्यर थे आपके, गोपाल स्वामी थे, मुंशी थे, ठीक है, सादुल्ला थे, BL मित्तर थे और खैतान थे। यहाँ पर BL मित्तर जो थे हेल्थ इश्यू के कारण इनको रिजाइन देना पड़ा और इनको रिप्लेस किया था N माधव राव ने। और DP खैतान की हम बात करें तो 1948 में इनका निधन हो गया और इनको TT कृष्णाचारी ने रिप्लेस किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, मेंबर्स भी याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। RO या ARO में या तो फिर आपके UPPSC प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे पुस्तक दिया गया है और विषय दिया गया है। ये भी एक प्रकार का नया प्रश्न था, ठीक है। अगर नहीं आता था तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब आ जाएगा। यहाँ पर मिरात ए सिकंदरी की बात करें तो इसमें किस चीज के बारे में बोला गया है? मिरात ए सिकंदरी में आपके गुजरात विजय के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। चलिए वेरी गुड। अगर ए का फोर्थ है तो बी का सेकंड है, ये क्लियर हो गया, ठीक है, बी का सेकंड हो गया। अब देखते हैं रियाज उल सलातीन, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है बंगाल के इतिहास से। और रियाज उल इंसा जो है वो आपका किस चीज से रिलेटेड है? ये कलेक्शन ऑफ महमूद गवर्नस लेटर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये देखिए क्लास, ये एक नया प्रश्न था, लेकिन आप प्लीज इसको एक जगह नोट डाउन करिए और रट डालिए, क्योंकि अगर परीक्षा में रिपीट हो तो फिर गलत ना हो। अब याद रखिएगा मिरातो सिकंदरी, ठीक है, तो ये गुजरात विजय से रिलेटेड है। मास्टर की बात करें, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास,
ठीक है। सलातीन की बात करें तो बंगाल का इतिहास, और फिर इंशा की बात करें, रियाज उल इंशा की बात करें तो यहाँ पे महमूद गवा के पत्रों का संग्रह था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एजर्शन रीजन पे बेस्ड है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, एकदम सही है, कोई इसमें गलत नहीं बात कही गई है। देखें, ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना हुआ है, ये गलत है। तो यहां पर आपका ए ट्रू है लेकिन आर आपका फॉल्स है। ये आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। Which among the following organization was responsible for throwing a bomb at the Viceroy लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन या फिर अनुशीलन समिति? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? अनुशीलन समिति लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अभी हम और भी प्रश्नों को और डीप में जाके डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है, अनुशीलन समिति का पूछा जाता है और एक आपका क्या पूछा जाता है, याद नहीं आ रहा मुझे, अनुशीलन याद आएगा तो मैं आपको बताती हूँ अभी, लेकिन परीक्षा में ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है आपका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी चीजें हैं अभी हम बहुत से टेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट प्रोपोनेंट की बात की गई है। तो देखिए आपको दिया गया वैशिका पतंजलि, उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कनद, फिर न्याय गौतम। आपको पता है न्याय से रिलेटेड कौन है? गौतम है, ठीक है। डी सही उत्तर है। ये रिपीटेड प्रश्न है, मानोगे ना, रिपीटेड प्रश्न है, रिपीट किया गया है। न्याय दर्शन के प्रचारक कौन है? गौतम है। उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो बादरायण है, ठीक है। पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी है, और वैश्विक की बात करेंगे तो वो कनाद है। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When was the census work done for the first time in India? इंडिया में सबसे पहली बार सेंसस कब हुआ था? 1871 में, 1861 में, 1850 में या फिर 1881 में? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 1871, पहली बार सेंसस बोला गया है। अगर आपसे ये पूछा गया होता, देखिए क्लास एक चीज याद रखिएगा, इसमें भी स्टूडेंट दो चीजों में कंफ्यूज हुए थे, एक 1871 में और एक 1881 में। 1871 में जो सेंसस हुआ था वो लॉर्ड मयो के समय में हुआ था, ठीक है, और 1881 में जो सेंसस हुआ था वो लॉर्ड रिपेन के समय में हुआ था। देखिए, भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मयो के काल में 1871 से 72 में किया गया था। यह एक अनियमित जनगणना थी, ठीक है, और नियमित जनगणना आपकी 1881 में लॉर्ड रिपेन के काल में नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो परीक्षा में आपसे पूछा गया था कि जनगणना किसके समय में प्रारंभ हुई, नियमित और अनियमित की बात नहीं की गई थी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड मयो के समय में 1871 में और 1881 में लॉर्ड रिपेन के समय में नियमित रूप से जनगणना आपकी स्टार्ट हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये भी एक थोड़ा कवियत्री पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है, तो बच्चों को नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, माफ किया जा सकता है। दयाभाई विनय मलिक, ठीक है, सहजोबाई सहज प्रकाश, गंगाबाई गणेश देव लीला, फिर सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता। तो यहां पर आपका कौन सा है? यहां पर आपका गंगाबाई गणेश देव लीला, सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए, गंगाबाई देवी त्रिया निषेध इनकी पुस्तक है, दयाबाई विनय मलिका, सहजोबाबाई सहज प्रकाश, ठीक है, सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता। एक बार इसको देख लीजिएगा क्लास, क्योंकि पास्ट ईयर से कभी कभी रिपीट हो जाता है। अब देखिए, ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय, पंचायत इलेक्शन की बात की जा रही है, तो पंचायत इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब गरीबी, पंचायत, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, सब रट डालना। पंचायत से रिलेटेड बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी किस ईयर में आई थी, क्या रिकमेंडेशन दी गई थी, परीक्षा में पूछ लेगा। अब फिर ऐसे प्रश्न गलत करोगे तो फिर जानबूझ के गलती करके आ रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो सी सही उत्तर है, हम लोग डिस्कस भी करेंगे टेस्ट में। चलो, चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड द सेक्शन? यहाँ पे 120, 8, 80, 7, 100, 5, 60, 8, बहुत अच्छा ऑप्शन बनाया है। 120, 80, 100, 60। अब बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता था, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था। 120 और 8, ये आपका सही उत्तर है। तो चल, चरक संहिता की बात करें, क्या चीज आपको पहले से पता थी, ठीक है, ये आपको मैं बता दूं। तो कुषाण शासक कनिष्क के समय में
ठीक है, आपको पता है कनिष्क के समय में थे चरक, यहाँ पर किसके समय में, कनिष्क के समय में। और चरक ने क्या लिखा था, चरक संहिता लिखा था। इस ग्रंथ में 120 अध्याय है और 8 खंड है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो यहाँ पर 4 चैम्बर्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वॉज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। तो संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 में, 18 याद रखिएगा, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की हम बात कर रहे हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा, स्वामी सहजानंद द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या फिर बाबा रामचंद्र द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा। याद रखिएगा, 1918 वर्ष भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के फाउंडर कौन थे, बताइए। आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो ऑल इंडिया किसान सभा के जो आपके फाउंडर थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास जल्दी से रिवाइज कर लो। सबसे पहले आप याद रखिएगा 1918 में यूपी यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जिसकी बात हमने की, 1918 में इसका गठन किसने किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी की बात हमने की। आप याद रखिएगा गौरी शंकर मिश्र का नाम, और दे वर सपोर्टेड बाय मदन मोहन मालवीय का नाम। तो यूपी किसान सभा 1918, बोलो एक बार, यूपी किसान सभा 1918, इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। इसके बाद 1920 में आपका अवध किसान सभा आई, 2 साल बाद। यहाँ पर बाबा रामचंद्र का नाम आप याद रखेंगे, 1920, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 1929 में बिहार प्रोविंस किसान सभा आई, किसके द्वारा, सहजानंद सरस्वती द्वारा। कब, 1929 में। और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा आई, जिसको कि हम अखिल भारतीय किसान सभा कहते हैं, और इसके आपके हेड कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके सेक्रेटरी कौन थे, NG रंगा। अब आपको ये याद रखना है, परीक्षा में ये प्रश्न बनता है। तो अभी कभी आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल देगा, तो याद रखना सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस 1918, ठीक है, याद रखेंगे इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र का नाम। उसके बाद अवध किसान की बात करेंगे, 2 साल बाद 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा। फिर उसके 9 साल बाद बिहार प्रोविंस किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर 1929 बाद 1936 में 7 साल बाद आपके ऑल इंडिया किसान सभा आई, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। और ये आपकी फॉर्म कहाँ हुई थी, लखनऊ में फॉर्म हुई थी। इसके हेड कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, इसके सेक्रेटरी कौन थे, NG रंगा थे। चीजें क्लियर हो गई होगी, रट डालना। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मैम बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ, देखिए क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मुझे पता है टाइप करने का मन नहीं करता है, लेकिन जब आप टाइप करते हो ना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिलता है आप लोगों का, कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो मैं ये तो नहीं कहती नहीं हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाके बस तारीफ करो। अगर कुछ चीजें चाहिए कि कोई टॉपिक मैम ये डिस्कस कर लो, या ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसे डिस्कस कर लो, तो वो भी हम लोग करेंगे। वो भी मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे बताइए। तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों फीडबैक के लिए मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स एक ऐसी जगह है जहां पे मैं आपसे इंटरेक्ट करती हूँ। तो चीजें अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मुझे बताइए। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफिसर वॉज नोन एज द भागदू ड्यूरिंग द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है, मैसेंजर, या फिर चीफ ऑफिसर ऑफ द गैमलिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है राजस्व कर जमा करने वाले को हम भागदू कहते थे। अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट विमेन स्पीकर इन लोकसभा। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है मीरा कुमार, फिर उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज, या फिर प्रतिभा पाटिल। मीरा कुमार जो थी वो फर्स्ट आपकी विमेन स्पीकर थी लोकसभा में। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके कोल फील्ड से रिलेटेड प्रश्न है, वर्ल्ड में जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, विश्व की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का प्रश्न है। यूक्रेन की बात की गई है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ऑफ यूक्रेन, तो वो आपका डोनेट्स है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, सी सही उत्तर है। रूर कोल फील्ड जो है वो कहां पर है, वो जर्मनी में है। अभी हम फिर डिस्कस करेंगे ये सब चीजें, लेकिन अभी याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर
कोलफील्ड दिया गया है और लोकेशन दी गई है। तालचेर, करणपुरा, सिंगरौली, सिंगरैनी, ठीक है। सिंगरौली एमपी में है, सिंगरैनी आपका तेलंगाना में है, ठीक है। तो थोड़ा इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अगर हम तालचेर की बात करेंगे तो तालचेर आपका कहां पर, यहाँ पे कौन सी महानदी आपको मिलेगी। करणपुरा की बात करेंगे तो करणपुरा में दामोदर हो गया। सिंगरौली में, सिंगरौली की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सोन हो जाएगी। और सिंगरैनी में आपकी गोदावरी हो जाएगी। तो डी का थर्ड हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि कौन से स्टेट में है, इधर तेलंगाना हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, तो कौन सी नदी उधर बह रही है, तब भी आप लगा सकते हो, उड़ीसा इधर करके ऐसे करके। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। कोलफील्ड से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 90% जो कोल है भारत में वो कहां से हमको मिलते हैं। मैंने आपको कितनी बार बताया, गोंडवाना रेंज से, धारवाड़ रेंज से हमें मिनरल मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। अब ये देखिए, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, रोम लिखा हुआ है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी याद रखिएगा, इटली, ठीक है। अगर आप इटली का मैप देखेंगे तो इटली के पास है एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, ये सब इटली के पास है। तो क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी हम इटली को कहते हैं। लॉरेंट कोयल क्षेत्र जो है वो फ्रांस में है, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। वेस्ट मिडलैंड्स जो है वो बर्मिंगम में है और टुला जो है वो कहां है, रशिया में है। यहां पर देख लीजिए, फिर कोलफील्ड और कंट्री से रिलेटेड प्लस है। अभी हमने देखा जो डोनेट्स है वो कहां पर है, बता दीजिए, यूक्रेन में है। तो ए का फोर्थ तो खाली एक ही जगह दिया गया, आराम से कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न बना आता है तो वो प्रश्न कर सकते हैं, वो प्रश्न आता है तो ये प्रश्न कर सकते हैं। कुजनेट्स की बात करें तो ये कहां पर है, देख लो, ये आपका रशिया में है, ठीक है। लंका शायर की बात करें हम तो ये कहां पर है, ये यूके में है। और सार की बात करें तो जर्मनी में है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और रुर की बात करें तो वो भी जर्मनी। चार रुर कहां पर है, जर्मनी में है, कोलफील्ड है, ये चीज याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। विद रेफरेंस टू द ईवी रामास्वामी नायंकर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखिए क्लास, अगर आपको कोलफील्ड के रिलेटेड प्रश्न भी मैं और भी पेपर में डिस्कस करूंगी, क्योंकि कोलफील्ड से रिलेटेड भारत के कंटेक्स्ट में भी, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी परीक्षा में पूछा जाता है और आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता मत करिए। आज जितना डिस्कस किए उसको याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ईवी रामास्वामी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेट किया था, नहीं, उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं ज्वाइन किया था। दोनों ही आपके गलत है। तो नीदर 1 नॉर 2, कुछ नहीं सही है। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, सी होगा। यहां पर देख लीजिए, पासिस की बात की गई है। नीति उत्तराखंड, अगिल अरुणाचल प्रदेश, मान हिमाचल प्रदेश, दीफू लद्दाख। बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए, आप याद रख सकते हैं, लिप नीतिमान, लिप नीतिमान ये कहां पर है, लिप नीतिमान उत्तराखंड में है, ठीक है, यूके में, उत्तराखंड में। रोहतांग, भरा सिप, ये सब मैंने आपको बताया, रोहतांग, भरा सिप। तो यहाँ पे रोहतांग, बारालाचा और शिवकिला, ये सब कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखिए, लिप नीति उत्तराखंड में एकदम सही है। तो यहाँ पे विच इज करेक्टली मैच्ड, तो ए आपका करेक्टली मैच्ड है। ये सब आपका गलत है। लिप नीति मान जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। दीपू की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में, अगिल की बात करेंगे तो ये लद्दाख में, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर एमोनिया। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। बी आपका सही उत्तर है। हु वॉज द लीडर ऑफ द रिबेलियन इन बरेली, उत्तर प्रदेश, ड्यूरिंग 1857। तो बरेली में कौन थे, नाना साहेब थे, कुंवर सिंह थे, हजरत महल थे या फिर खान बहादुर खान थे। तो डी आपके खान बहादुर खान थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, बरेली 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, ठीक है, जिसको कि हम बख्त खान के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम नाना साहेब की बात करें तो उन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने जगदीशपुर, जो बिहार में है, वहां से उन्होंने नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न है। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आप मुझे जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्या आज की क्लास में आपको ऐसे लगा कि हमने कुछ प्रीलिम्स का भी डिस्कस किया, थोड़ा बहुत मेंस का भी डिस्कस किया, ठीक है। तो मुझे बताइएगा जरूर अगर क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम कंटिन्यू करें तो मुझे जरूर बताइएगा क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगल जाए, ठीक है, खूब अच्छा जाए आपका दिन, मंगल मंगल जाए सब, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।